नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। शुरुआत करेंगे साउथ साइड की खबरों की। तेलंगाना में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी बीजेपी ने अभी से शुरू कर दी। पार्टी के दिग्गज नेता तेलंगाना चुनाव में जीत हासिल करने का प्लान बना रहे हैं। चुनाव के सिलसिले में दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बैठक बुलाई गई। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। नड्डा के आवास पर विधानसभा चुनाव से पहले रणनीति और आगे के कार्यक्रमों की योजना को लेकर चर्चा की गई। इस बैठक में तेलंगाना बीजेपी के नेता भी शामिल हुए। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण ने आने वाले तेलंगाना चुनाव को लेकर के चंद्रशेखर राव सरकार का घेराव किया। के लक्ष्मण ने कहा कि वर्तमान तेलंगाना सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। और इस बीच आप नेता सौरभ भारद्वाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, सुनते हैं। दो आदरणीय और सीनियर मिनिस्टर्स भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के षड्यंत्रों के कारण आज जेल के अंदर हैं। उन्होंने अपने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है और ये पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि वो दो मंत्री जो अपने काम के लिए जाने जाते थे और सिर्फ दिल्ली में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में अपने काम के लिए जाने जाने वाले मंत्री श्री सत्येंद्र जैन, श्री मनीष सिसोदिया जी, इन दोनों के पीछे पड़ के केंद्र सरकार ने इन्हें झूठे, फर्जी, नकली मुकदमों में फंसाया है। और ये संदेश पूरी दुनिया में जा रहा है आज कि सबसे ज्यादा काम करने वाले मंत्रियों के पीछे देश की केंद्र सरकार पड़ी हुई है। ये कोई अच्छे संकेत नहीं है। ये के झूठे हैं, फर्जी हैं। हमारे दोनों मंत्री पूरी ईमानदारी से अपना पूरा जीवन जो है समर्पण कर रहे हैं इस समाज के लिए, दिल्ली के लिए, अपने देश के लिए। और आज उनका इस्तीफा मुख्यमंत्री जी को मिला है। उन दोनों ने अपना अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री जी को दिया है क्योंकि दिल्ली में छोटी कैबिनेट है। मुख्यमंत्री जी और उनके साथ 6 मंत्री मंत्री परिषद में होते हैं और सत्येंद्र जैन जी और मनीष सिसोदिया जी के पास सब लोग जानते हैं ज्यादातर जो अहम मंत्रालय थे, पोर्टफोलियोज थे, डिपार्टमेंट्स थे, वो इन दो हमारे सीनियर मिनिस्टर्स के पास थे। तो इनकी एब्सेंस में दिल्ली वालों का काम जो है वो प्रभावित ना हो, दिल्ली का काम ना रुके, दिल्ली वालों को कोई परेशानी ना हो, इसलिए इन्होंने इस्तीफे दिए हैं। इनकी जगह 2 नए मंत्री जल्द बनाए जाएंगे। मगर पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी और पूरी की पूरी दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी का हर विधायक, हर पार्षद, एक एक कार्यकर्ता मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन साहब के साथ उनके पीछे खड़ा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। सौरभ, आपने कहा 2 नए मंत्री जल्द बनाए जाएंगे या फिर जो बाकी मंत्री हैं उनको जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, ये आप कहना चाह रहे हैं? मैंने कहा 2 लोग नए मंत्री बनाए जाएंगे, मतलब 2 नए चेहरे होंगे कैबिनेट में। जी अच्छा, क्योंकि अभी तक ये जानकारी आ रही थी कि जो राजकुमार आनंद है या कैलाश गहलोत है उनमें विभाग बांटे जाएंगे। ये प्रोसेस कब तक होगा? मतलब नया अपॉइंटमेंट का प्रोसेस सकते होंगे या होगा? तो ये कब तक आप मान के चल रहे हैं कि 2 नए चेहरे मिलेंगे? आप ही कह रहे हैं इसकी कोई टाइमलाइन नहीं है हमारे पास, ये जानकारी है। अच्छा,
आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज को आपने सुना। उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि झूठे आरोप में हमारे 2 मंत्रियों को फंसाया गया, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया है। आगे बढ़ेंगे। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण ने आने वाले तेलंगाना चुनाव को लेकर के चंद्रशेखर राव सरकार का घेराव किया। के लक्ष्मण ने कहा, वर्तमान तेलंगाना सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, जनता सरकार के कामों से खुश नहीं है। तेलंगाना के अंदर भी अभी लोग जानने लगे क्यों नया राज्य इतना भ्रष्टाचार परिवारवाद सरकार जो चला रहे तेलंगाना के अंदर तबाह हो गए लोग। क्योंकि जब तेलंगाना राज्य बना तो शराब के पूरा प्रदेश के अंदर 6,000 तो रेवेन्यू था। आज लगभग 40,000 करोड़, कहाँ 6,000 करोड़ या 40,000 करोड़, माने पूरे हर गांव में हर मोहल्ले में शराब के दुकाना खोलकर अभी लोगों को तबाह कर दिया। लोगों का स्वास्थ्य तो इतना बेहतर हो गया। इसलिए जो आज शराब की नीति आज तेलंगाना से लेकर दिल्ली तक पहुंचा है, ये हमारे टीआरएस सरकार या टीआरएस के नेता ज़रूर अब जो जांच के जो संस्था है जांच कर रहे हैं, ज़रूर कोई छिपा नहीं है, कोई इससे वो बचा भी नहीं सकते, क्योंकि पूरा आज पर्दाफाश हो जा रहा है। पानी का पानी दूध का दूध निकल रहा है। किस तरह घोटाला हुआ, ये हैदराबाद से लेकर दिल्ली, दिल्ली से लेकर पंजाब तक किस तरह पहुंचा है, और पूरा तेलंगाना के आवाम सरकार के टीआर सरकार के तो तबाह है। ये तो बदलाव चाह रहे हैं, बदलाव सिर्फ और सिर्फ बीजेपी से होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार रहित और परिवार रहित सरकार सिर्फ मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार से ही ये मुमकिन है। तमिलनाडु के चेन्नई में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने नेशनल फ्लैगशिप कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा, पीएम संपदा योजना के तहत मछली उत्पादन 70 लाख टन करने का लक्ष्य रखा गया है और इसके साथ ही निर्यात से होने वाली आय को बढ़ाकर 2024-25 में 1 लाख करोड़ रुपए करने का भी लक्ष्य रखा गया। कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, लक्ष्य को पाने के लिए राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम शुरू किया गया और केंद्र सरकार की तरफ से 33 करोड़ रुपए 3 वर्ष के लिए दिए गए हैं। इसके माध्यम से मछली पालकों को रोगों की पहचान करने और समाधान सुझाने में मदद मिलेगी। मछलियों में होने वाली रोगों की समय पर सूचना देने के लिए अलग से एक ऐप भी विकसित किया गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने गुंटूर जिले में तेनाली में आयोजित एक कार्यक्रम में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मोड के तहत एक बटन के क्लिक के साथ लाभार्थियों के खातों में राशि जमा की। वाईएसआर रायथू भरोसा पीएम किसान योजना के तहत 51,12,000 किसानों को लगभग 1,090.76 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता वितरित की। ये सहायता चौथे वर्ष की तीसरी किश्त मुख्य रूप से प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों को हुए नुकसान से पीड़ित किसानों को दी गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा, किसान खुश होगा तो राज्य भी खुश होगा। आपके प्यार और स्नेह के लिए धन्यवाद। हम लगातार चौथे साल वाईएसआर रायथू भरोसा पीएम किसान फंड की तीसरी किश्त जारी कर रहे हैं। हम आंधी के कारण फसल खो चुके किसानों को इनपुट सब्सिडी के रूप में पीड़ित किसानों को 13,500 रुपए दे रहे हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए चल रही तैयारियों की समीक्षा की और इस समीक्षा को लेकर एक बैठक की गई। आपको बता दें, 3 से 4 मार्च को विशाखापट्टनम में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट होना है। समिट में 49 देशों की कंपनियां और इसके अलावा एसोचैम, फिक्की, सीआईआई और नेस्कॉम के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। पिछले दिनों सीएम जगनमोहन रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया था कि राज्य जीएसपीडी में पहले स्थान पर है और राज्य में पिछले साल 19 अरब डॉलर का निर्यात हासिल हुआ है। तमिलनाडु के सियासी गलियारे में कयास लगाए जा रहे हैं कि कमल हासन की पार्टी एमएनएम का डीएमके के साथ गठबंधन हो सकता है। इस मुद्दे पर डीएमके नेताओं का कहना है कि हर साल स्टालिन के जन्मदिन पर अलग अलग दलों के कई नेताओं को आमंत्रित किया जाता है। इस बार भी ममता बनर्जी समेत केसीआर को बुलाया गया था। हालांकि ये नेता कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। दरअसल 2024 को ध्यान में रखते हुए डीएमके कई दलों को एक साथ लाने की कोशिश कर रही है, जिससे कि तमिलनाडु में सहयोगी दलों के साथ मिलकर ज्यादा से ज्यादा सीटें जीते जा सके। इसी को ध्यान में रखते हुए डीएमके कमल हासन की पार्टी के साथ गठबंधन पर विचार कर रही है।
विधानसभा चुनाव से पहले कर्नाटक में टीपू सुल्तान को लेकर एक बार फिर से विवाद शुरू हो गया। अब बीजेपी के एक विधायक ने टीपू से जुड़ा बयान देकर बवाल खड़ा कर दिया। विजयपुरा में एक रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी विधायक बसन गौड़ा पाटिल यतनाल ने मुसलमानों की तुलना 18वीं सदी के मैसूर शासक टीपू सुल्तान से कर दी और लोगों से मुस्लिम नेता को वोट न देने की अपील की। बीजेपी पहले से ही टीपू सुल्तान पर जबरन हजारों लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाती आ रही है। अब पूर्ववर्ती सिद्धारमैया सरकार ने टीपू सुल्तान की जयंती मनाई थी, तभी बीजेपी ने इसे लेकर तमाम सवाल खड़े किए थे। कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष नलिन कुमार कटील ने भी टीपू सुल्तान को लेकर विवादित बयान दिया था और कहा था कि टीपू सुल्तान के वंशजों को जंगल में भेज देना चाहिए। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव केवल 2 महीने दूर है, लेकिन चुनाव से पहले यहां सियासत गरमाई हुई है। राजनीतिक पार्टियों के बीच चल रहे वाकयुद्ध के बीच अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कलबुर्गी के चित्तापुर विधानसभा सीट से विधायक प्रियांक खड़गे ने बीजेपी विधायक बसन गौड़ा पाटिल यतनाल के बयान पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश की राजनीति में इस तरह का नैरेटिव लाना ठीक नहीं है। हम कनरेगा हैं और हम प्रगतिशील राजनीति पसंद करते हैं। आपको विकास गतिविधियों के बारे में बात करने और फिर वोट प्राप्त करने की जरूरत है। सीएम एमके स्टालिन अन्ना सेंटरबरी लाइब्रेरी में इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और कहा कि मैंने कार्यक्रम में शामिल होकर मैं बहुत उत्साहित महसूस कर रहा हूं। वहीं चुनाव घोषणा पत्र बनाते समय मुख्य बातें हैं जो मैंने जारी करने का फैसला किया है। बता दें, घोषणा पत्र में महिला कल्याण और मुफ्त बस योजना के बारे में विचार किया गया, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने कहा कि विभाग पहले से ही सक्रिय है। मैंने कहा कि ये तमिलनाडु महिलाओं के भविष्य के लिए बनाया जाएगा। चुनाव जीतने के बाद अधिकारियों ने मुझसे पूछा हम कौन सी योजनाएं लागू कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने कहा ये महिला कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। तमिलनाडु में महिलाओं के लिए मुफ्त बसों के लिए मेरा पहला संकेत है। तमिलनाडु सरकार युवाओं को विश्व स्तर पर लाने के लिए सभी उपाय कर रही है। 1 मार्च को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन 70 साल के होने जा रहे हैं। अपने 70वें जन्मदिन से पहले स्टालिन ने मीडिया को संबोधित किया। 1 मार्च को राजनीति में मुझे 50 साल पूरे हो जाएंगे। मैंने हमेशा अपने लिए लक्ष्य निर्धारित किया है और अब मैं तमिलनाडु को नंबर 1 बनाना चाहता हूं। इस दौरान सीएम स्टालिन ने प्रदेश सरकार की योजनाओं का जिक्र किया और कहा सफाई कर्मचारियों की आजीविका में सुधार और उनकी सुरक्षा के लिए विशेष योजनाएं शुरू की गई हैं। अलग अलग दिव्यांग व्यक्तियों को उनके कल्याण के लिए मुफ्त मकान और प्लॉट दिए जाएंगे। ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड साल 2008 में डीएमके सरकार ने बनाया था और अब उन्हें हर महीने कल्याण निधि मिल रही है। इसके साथ ही उन्होंने बड़ी घोषणा करते हुए कहा तमिलनाडु के 36 जिलों के 433 स्कूलों में बुधवार से स्कूलों में 10,640 लाख छात्रों को भोजन योजना का लाभ मिलेगा। उन्होंने आगे कहा मेरी महत्वाकांक्षा एक समृद्ध, एक समतावादी और एक स्वाभिमानी तमिलनाडु की है। खबर त्रिची से है, जहां तमिलनाडु पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उस व्यक्ति के पास से 27 लाख से भी ज्यादा की कीमतों का सोना बरामद किया है। खबरों की माने तो शख्स ने सोना को सेल्फी स्टिक के पेचों के अंदर छुपाकर रखा था। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है कि इस शख्स के पास इतना सोना कहां से आया। जीवीएमसी गांधी की प्रतिमा पर कल्लू गीता कार्यकर्ता किसानों के साथ सीपीआई के तत्वाधान में धरना दिया। इस मौके पर विशाखापट्टनम के सीपीआई जिला सचिव एम पेदी राजू ने कहा कि मधुरावाड़ा गांव में सर्वे नंबर 270 का 40 है। वहीं मधुरावाड़ा गांव के तत्कालीन बुजुर्ग पोथीना सत्यनारायण मूर्ति और पिल्ला सत्यनारायण मूर्ति जो 17 जुलाई 1957 को डीड नंबर 2020 को साक्षी के हस्ताक्षर से खरीदकर अपना गुजारा कर रहे थे। इसके साथ ही 2001 में परिवार की जरूरतों के लिए 20 सेंट जमीन 5 लोगों को बेच दी गई।
जीवीएमसी की अनुमति से मकान बनाकर रह रहे हैं। बता दें, बची हुई 20 सेंट जमीन पर गीता कर्मी घर और शेड बनाकर गुजारा कर रही हैं। 24 सितंबर 2004 में जीवीएमसी ने हनुमंथु राव के 5वें वार्ड पार्षद रमना उर्फ पोटी रमना, जिनका निधन 24 सितंबर 2004 को हुआ। हालांकि शिवराम राज ने उस व्यक्ति को जमीन बेच दी थी। खबर केरल से है, जहां पन्ना चिकाड़ू पंचायत प्राधिकरण ने लोगों की सुरक्षा को देखते हुए अभियान चलाया। नगर निगम विभाग ने गली के आवारा कुत्तों को पकड़ना शुरू कर दिया और क्षेत्र में सड़कों पर कुत्तों के हमलों में बढ़ोतरी के बीच एबीसी टीकाकरण केंद्रों पर पूरे इंतजाम किए गए। पिछले कुछ दिनों से कई इलाकों में आवारा कुत्तों के आतंक से लोगों में दहशत है, लेकिन प्रशासन की कार्रवाई के बाद लोग चैन की सांस ले रहे हैं। तो आवारा कुत्तों को पकड़ने का अभियान शुरू कर दिया गया। कई इस तरह की वारदातें सामने आई जहां कुत्तों के आतंक से लोगों की जान चली गई। अभी हाल ही में हैदराबाद से एक वाकया सामने आया था, जहां एक छोटे से बच्चों को कुत्तों ने नोच कर मार दिया। इसके बाद लोगों ने भी प्रशासन से गुहार लगाई कि इन आवारा कुत्तों को लेकर प्रशासन को कोई उचित कदम उठाना चाहिए, जिसके बाद प्रशासन ने आवारा कुत्तों को अपने कब्जे में लेकर इस अभियान की शुरुआत की है। अलग अलग इलाकों से कई कुत्तों को अपने कब्जे में लिया और उनको एक अलग से ठिकाने पर रखा जा रहा है। तो कुत्तों के आतंक से ही ये अभियान चलाया गया। ऐसे में इस अभियान के बाद लोग राहत की सांस ले रहे हैं। खबर तिरुपति से, जहां क्रिकेटर वी चामुंडेश्वर नाथ और महिला क्रिकेटर प्रणवी चंद्रा ने बालाजी मंदिर के दर्शन किए और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। आपको बता दें, क्रिकेटर प्रणवी चंद्रा ने दक्षिण क्षेत्र महिला टीमों के लिए मैच खेले हैं। अगर बात की जाए चामुंडेश्वर नाथ की, तो उन्होंने टीम आंध्रा के लिए मैच खेला, जिसमें वो टीम के कैप्टन रहे हैं। विशाखापट्टनम में जीवीएमसी आयुक्त पी राजा ने नारियल वृक्षारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा, नारियल के पेड़ पर्यावरण के लिहाज से न सिर्फ अच्छे हैं, बल्कि समुद्र तट पर आने वाले लोगों को छाया देने का काम करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सनराइज रिजॉर्ट्स 200 नारियल के पेड़ों की आपूर्ति करेगा। इसके साथ ही भीड़ को ध्यान में रखते हुए अन्य समुद्र तटों को चरणबद्ध तरीके से विकसित किया जाएगा। वैश्विक शिखर सम्मेलन से पहले शहरों को सुंदर बनाने का काम भी तेजी से किया जा रहा है। दो मार्च से केरल के कोच्चि में जापान मेले का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में फूड, मैरीटाइम, शिपिंग, रबर उद्योग के कई विशेषज्ञ भी हिस्सा लेंगे। 3 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में बिजनेस टू बिजनेस कॉन्क्लेव और कई मुद्दों पर चर्चा होगी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत और जापान के उद्यमियों के बीच सहयोग को और मजबूत करना है। केरल के मंदिरों में उत्सव में हाथी महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। ऐसे में उत्सव में भीड़ की वजह से कई बार हाथी को गुस्सा आ जाता है और वो वहां उत्पात मचा देते हैं। हाथी की ऐसी हरकत से बचने के लिए केरल के 4 लोगों ने मिलकर एक रोबोटिक हाथी को तैयार किया। इस रोबोटिक हाथी का इस्तेमाल केरल के कृष्ण मंदिर के उत्सव और जुलूस में किया जाएगा। इस हाथी का नाम इरिंद दनपिल्ली रामन रखा गया है। इस हाथी को प्रशांत, रॉबिन, जिनेश और संतों ने 5 लाख रुपए की लागत से बनाया है। यह हाथी अपने सिर, आंखों, मुंह और कानों को भी असली हाथी की तरह हिला सकता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।